हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम चैप्टर 11 करने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ये आपका इग्नू BA का है और इसका आपका कोड है ESO 12। ठीक है, भारत में समाज सोसाइटी इन इंडिया। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रही हूँ। इसका नाम है शहरी अर्थव्यवस्था। इससे पहले वाले चैप्टर में चैप्टर 10 में हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ परिचय दिया गया है जिसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था की विवेचना कीजिए। तो प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। प्राचीन काल में भारत में शहरी अर्थव्यवस्था के संगठन में श्रेणी व्यवस्था व्यापक रूप से विद्यमान रही थी। शहरी अर्थव्यवस्था में व्यापार के क्षेत्र में श्रेणियां बनाकर शहरी अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता था। ये श्रेणियां व्यापारी व शिल्पकारों द्वारा निर्मित होती थीं और पेशे के अनुसार ये श्रेणियां बनाई जाती थीं। शहरी अर्थव्यवस्था के संगठन की श्रेणी व्यवस्था को महत्वपूर्ण विशेषता मिली हुई थी। ठीक है, यहाँ पर जो श्रेणियां बांटी गई थी कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई गई थी। इसके कार्य का वर्णन इस प्रकार है। इनके जो कार्य हैं, काम है, उनके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में बताया गया है। तो चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए आप श्रेणियों के कार्य, इनके कार्य क्या क्या थे, इनके काम क्या क्या थे। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि काम के नियम। ठीक है, काम के नियम निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके दामों को निर्धारण करती थी। ठीक है, यहाँ पे काम के नियम क्या क्या थे। जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी, निर्मित वस्तुएं हुआ करती थी, उनकी गुणवत्ता उनकी गुणवत्ता के हिसाब से और उनके दामों को निर्धारित किया जाता था। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें है, इसमें कारीगर एवं ग्राहक दोनों की ही सुरक्षा बनी रहती थी। ठीक है, इसमें कारीगर जो काम करने वाले होते थे, बनाने वाले होते थे, चीजों के निर्माण करने वाले होते थे, और ग्राहक जो खरीदने वाले होते थे, दोनों की सुरक्षा बनी रहती थी। थर्ड पॉइंट है, इसके द्वारा वस्तुओं का मूल्य निर्धारण भी किया जाता था। मूल्य का भी निर्धारण होता था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, अपने मुखिया जिसे भोजक कहा जाता था। ठीक है, जो मुखिया होता था उसे भोजक कहते थे। मुखिया जिसे कि भोजक कहा जाता था के अनुसार कार्य करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रेणियां महाजन, पूंजीपति, न्यासी के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, जो श्रेणियां थी वो किस किस रूप में कार्य करती थी? महाजन के रूप में, पूंजीपति के रूप में और न्यासी के रूप में कार्य किया करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रेणियां धन जमा करती थी। ठीक है, जो श्रेणियां थी वो क्या कार्य करती थी? और कि वो धन जमा करने का कार्य करती थी और बदले में ब्याज देने का कार्य भी किया करती थी। धन भी जमा करती थी और वो कार्य और ब्याज पर धन भी दिया करती थी, ब्याज देने का काम भी वो किया करती थी। अब श्रेणियों का महत्व यहाँ आपको बताना है। हेडिंग आप हाईलाइट करके डालेंगे, श्रेणियों का महत्व। कार्य व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से श्रेणियों का बहुत महत्व था। प्राचीनकालीन शहरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुम्हार, बुनकर, हाथीदार के कारीगरों की श्रेणियां सम्मिलित होती थीं। इन श्रेणियों द्वारा कारीगरों को सामाजिक स्तर बनाए रखने में मदद मिलती थी और साथ ही प्रतियोगिता से राहत प्राप्त होती थी। उत्पादन, संगठन और जन समूह के विचारों को
परिवर्तित करने में इन श्रेणियों की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती थी। इस काल में श्रेणी न्यायालयों की व्यवस्था थी जो सदस्यों से आचरण को नियंत्रण करते थे। जो आचरण था, व्यवहार था, उसे नियंत्रित करने का कार्य भी वो किया करते थे। शहरी जीवन में श्रेणी के नेता का सम्मानजनक व शक्तिशाली स्थान होता था। जो श्रेणी का नेता हुआ करता था, जो मुखिया होता था, उसका जो स्थान था वो सम्मानजनक और शक्तिशाली स्थान उसका हुआ करता था। श्रेणी व श्रेणी के नेता का शासकों द्वारा सम्मान भी किया जाता था। ठीक है, जो श्रेणियां थी और श्रेणी के जो नेता थे उनका सम्मान शासक भी किया करते थे। इस प्रकार प्राचीन काल में शहरी अर्थव्यवस्था का अपना अलग महत्व था, जिसके अंतर्गत उत्पादक व व्यापारिक कार्यों को संचालित किया जाता था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्यकालीन शहरी अर्थव्यवस्था की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी थी। ठीक है, अब मध्यकालीन शहरी अर्थव्यवस्था यहाँ पर आपको बतानी है, उसकी विशेषताएं बतानी है। तो मध्यकाल में चहुं ओर विकास की प्रक्रिया विद्यमान थी। ठीक है, ये लाइन ऐसी कैसी आप याद रखेंगे कि मध्यकाल में चहुं ओर का मतलब है चारों तरफ। ठीक है, तो मध्यकाल में चहुं ओर विकास की प्रक्रिया विद्यमान थी, इसलिए इस काल को विकास का युग माना गया है। ठीक है, तो इसलिए मध्यकाल को क्या माना गया है, विकास का युग कहा गया है इसे। इस काल में विकास की गति इतनी तीव्र थी कि माना प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को सबसे आगे पहुंचाने की प्रतियोगिता हो। ठीक है, इतनी तीव्र प्रक्रिया थी विकास की कि ऐसा लगता था कि हर और लोगों के बीच प्रतियोगिता है अपने आप को आगे ले जाने में। कस्बों, शहरों व उद्योगों, व्यापार और वाणिज्य का विकास इसी युग की देन है। ठीक है, इसी युग की क्या क्या देन है, मध्यकालीन युग की। कस्बों का, शहरों का, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य का विकास इसी युग की देन है, मध्यकालीन युग की। ठीक है, मध्यकालीन शहरी अर्थव्यवस्था की विकास के साथ साथ मध्यकाल में इसकी अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं भी उभर कर सामने आई हैं। इसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं। अब दो इसकी मेन विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली है कस्बों, शहरों और उद्योगों का विकास। ठीक है, पहली विशेषता क्या है, कस्बों, शहरों, उद्योगों का विकास। मध्यकाल में विकास के अंकुश अचानक ही फूटे। ठीक है, मध्यकाल में जो विकास के अंकुश थे वो अचानक से ही फूटे और विकास अचानक से शुरू हुआ, आप ऐसे कह सकते हैं। और इसकी गति भी तीव्र थी और इसकी गति भी बहुत तेज थी। इसके परिणाम स्वरूप शहरीकरण हुआ। यही वह काल था जिसमें प्रशासनिक, सैनिक, व्यापारिक उत्पादन के केंद्र स्थापित होकर अपने चरम उत्कर्ष तक सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है, ये वो समय था जब सभी अपने चरम सीमा तक ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सफलता प्राप्त की। विकास की प्रक्रिया में दिल्ली, दौलताबाद, बॉम्बे, बड़ौदा, लखनौती, आगरा, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, फतेहपुर सिकरी एक ही है, लाहौर, ढाका इत्यादि मुख्य शहर सम्मिलित थे। ये जो मेन शहर आपको बताए गए हैं विकास की होड़ में, ये सबसे आगे थे। इन कस्बों व शहरों में अनेक उद्योग धंधे अत्यधिक विकसित हुए, जैसे कपड़ा, धातुकर्म, पत्थर का काम, चमड़ा उद्योग, जो चीनी मिल थे, चीनी का काम। तो ये जो मेन काम इनके नाम आप याद रखिए, कपड़ा उद्योग, धातुकर्म, पत्थर का काम, चमड़ा उद्योग, चीनी और नील की खेती जो होती है, नील, पेपर उद्योग आदि। छोटे उद्योगों में हाथी दांत का काम, मूंगे का काम, नकली जेवर इत्यादि मुख्य थे।
ये जो मेन काम थे जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में रहे हैं, तेजी से ये बढ़े हैं। इस काल में कपड़ा उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। ठीक है, इस काल में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग था वो कौन सा उद्योग था? वो कपड़ा उद्योग था। नाम आप याद रखेंगे कपड़ा उद्योग का। परंतु ऊनी, रेशमी, सूती कपड़ों का भी उत्पादन होता था। ठीक है, ये इसमें ऊनी कपड़े, सूती और रेशमी कपड़े भी उत्पादन किए जाते थे। सेकेंड पॉइंट है इसका व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य मध्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी। ठीक है, मध्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता व्यापार और वाणिज्य संबंधी कार्य का विस्तृत रूप था। ठीक है, इसकी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? व्यापार और वाणिज्य संबंधी कार्य का विस्तृत रूप था। अर्थात व्यापार व वाणिज्य कार्य बड़े पैमाने पर होते थे। गांवों से अतिरिक्त अनाज को देश के सभी हिस्सों में वितरण के लिए पड़ोसी कस्बों व शहरी बाजारों में ले जाया जाता था। ठीक है, देश के सभी हिस्सों में जो अनाज वगैरह था उसे ले जाया जाता था ताकि सब जगह इसे बेचा जा सके, वितरित किया जा सके। कच्चे माल को भी कस्बों में भेजा जाता था। अतः यह स्पष्ट था कि इस काल में वस्तुओं का निर्माण उपयुक्त बाजारों में बेचने के लिए किया जाता था। कुछ व्यापारी थोक व खुदरा व्यापार के विशेषज्ञ बन चुके थे। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि बड़े बड़े व्यापारी बन गए थे, जो थोक मार्केट के और खुदरा मतलब खुली हुई चीजों को बेचने के लिए, जिन्हें सेठ कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें उस टाइम सेठ नाम से पुकारा जाता था। धन को हुंडी द्वारा भेजने का प्रचलन था। ठीक है, ये थोड़ी अलग से लाइन है, आप ध्यान के। धन को किस तरह से भेजने का प्रचलन था? हुंडी द्वारा। ठीक है, इसका रूप एक मुद्रा पत्र होता था। इसका रूप क्या था? एक मुद्रा पत्र इसका रूप हुआ करता था। इस काल में विदेशी व्यापार भी हुआ करता था। इस समय विदेशी व्यापार भी होता था, विदेशों से भी व्यापार होता था, जिसमें निर्यातक वस्तुएं कपड़ा, बहुमूल्य पत्थर, नील, चमड़ा, मणि पत्थर, सुगंधित पौधे आदि थे। ठीक है, इस तरह कुछ वस्तुएं थी जिनका व्यापार विदेश से भी हुआ करता था। आयात की वस्तुओं में विलासिता की वस्तुएं होती थी। ठीक है, आयात की जो वस्तुएं थी, आयात की वस्तुओं में विलासिता की वस्तुएं भी शामिल थी, जैसे रेशम, मखमल, साज सामान, चांदी, सोना इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार इस काल में व्यापार और वाणिज्य का फैलाव हुआ था। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नहीं, वीडियो आपका बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इस वीडियो में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकाल के दौरान उत्पादन की औद्योगिक की स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो मध्यकाल था इसके दौरान में उत्पादन की औद्योगिक आपसे पूछा गया, इसकी स्थिति क्या थी। ठीक है, तो मध्यकाल की उत्पादन की प्रौद्योगिक पर दृष्टि डालें। ठीक है, जो मध्यकाल था उसके उत्पादन में प्रौद्योगिक पर अगर दृष्टि डाली जाए, अगर प्रौद्योगिकीकरण की बात की जाए, तो स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकालीन प्रौद्योगिकी के विकास की गति स्थिर थी। ठीक है, या प्रौद्योगिकी के विकास की जो गति थी वो कैसी थी? वो स्थिर थी, क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा तकनीकी साधनों की कमी और अज्ञानता विद्यमान थी। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या किस चीज की कमी यहाँ देखने को मिली थी? हमारे यहाँ कि तकनीकी साधन जो थे, तकनीकी साधनों की कमी हमारे यहाँ हमेशा से रही थी। ठीक है, तकनीकी साधनों की कमी थी हमारे यहाँ, और इसकी जानकारी भी नहीं थी लोगों को, अज्ञानता भी विद्यमान थी, जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, जब तकनीकी होगी नहीं तो जानकारी भी नहीं होगी। इसलिए पश्चिमी देशों यूरोप तथा चीन की तुलना में भारत में
उत्पादन की प्रौद्योगिकी पिछड़ी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी देशों की तुलना में हमारे यहाँ उत्पादन की प्रौद्योगिकी जो थी वो पिछड़ी हुई थी तथा स्थिर थी और कैसी थी, धीमी थी। इसके मुख्य कारण इस प्रकार थे। इसके मुख्य कारण क्या क्या थे, यहाँ पे कुछ कारण बताए हुए हैं। तो फर्स्ट कारण है इसका कि भारत का विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग वस्त्र उत्पादन में बहुतकनीकी चरखे का प्रयोग किया जाता था। आपने सुन रखा होगा, बापूजी को देखा होगा कहीं या सुना होगा, पिक्चर में देखा होगा, वो चरखा से कपड़ा काटते हुए उन्हें देखा होगा आपने, या सुना होगा या फिर किसी पिक्चर में देखा होगा। ठीक है, किसी उनकी जहाँ भी पिक्चरें आपने देखी होंगी, खादी उद्योग जहाँ पर होते हैं वहाँ खास करके बापूजी की पिक्चर आपको मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर उनको चरखा चलाते हुए कपड़ा काटते हुए दिखाया गया है। तो हमारे यहाँ क्या था कि भारत का विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग, जो भारत था वो विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग था, वस्त्र उत्पादन में बहुतकनीकी चरखे का प्रयोग नहीं करता था, जबकि चीन को इसकी जानकारी थी। ठीक है, चीन को क्या थी, इसकी भी चीन को जानकारी थी। अच्छे से चीन इसको समझता था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, याद कर लेना। ये 3-4 पॉइंट दिए गए हैं जो आपको याद कर लीजिएगा। पॉइंट भी अगर आप याद कर लेंगे तो आप ये पॉइंट भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो भारत का विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग वस्त्र उत्पादन में बहुतकनीकी चरखे का प्रयोग नहीं करता था, जबकि चीन को इसकी जानकारी थी। सेकंड पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारत कोयले के उपयोग और लोहे की ढलाई से संबंधित उचित तरीके भी नहीं जानता था। ठीक है, क्योंकि भारत में तकनीकी की कमी थी, तो इस कारण भारत में जो थे लोग वो कोयले के उपयोग, ठीक है, कोयले का उन्हें सही तरह से उपयोग कैसे करना है और लोहे की ढलाई कैसे करनी है, इसकी उचित जानकारी हमारे यहाँ नहीं थी। नेक्स्ट है, भारत को खानों की खुदाई की जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि भारत जो था उसे जो खाने थी हमारे यहाँ बड़ी बड़ी, उनकी भी खुदाई की जानकारी नहीं थी कि वहां से कैसे उनकी खुदाई हो, कैसे वहां से चीजें निकाली जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का संसाधनों व तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण रासायनिक उद्योग भी पिछड़ा हुआ था। ठीक है, भारत में संसाधनों की कमी थी, तकनीकी का ज्ञान नहीं था, इसी कारण रासायनिक उद्योग भी हमारे यहाँ काफी पिछड़ा हुआ था। इस प्रकार मध्यकाल में उत्पादन और प्रौद्योगिकी की क्रांति के चिन्ह दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देते हैं। अज्ञानता के चलते यहाँ की उत्पादन की प्रौद्योगिकी पिछड़ी हुई थी। ठीक है, तकनीकी साधनों की कमी के कारण और अज्ञानता की वजह से हमारे यहाँ की जो तकनीकी थी, प्रौद्योगिकी तकनीकी थी, वो काफी पिछड़ी हुई थी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वरना ये वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे उसका सब्जेक्ट का नाम और कोर्स कोड बताइए। ठीक है, तभी मैं आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।